फिर वह बूढ़ा उन भेड़ों का निरीक्षण करने लगा और उसने देखा कि उनमें से एक भेड़ लंगड़ी थी। लड़के ने समझाया कि यह उतनी महत्वपूर्ण बात नहीं है, क्योंकि वह झुंड की सबसे ज्यादा समझदार भेड़ है और सबसे ज्यादा ऊन देती है। खजाना कहाँ है? उसने पूछा। वह मिस्र में है, पिरामिडों के पास, लड़का भौचक्का रह गया। यही बात तो उस बुढ़िया ने कही थी, लेकिन उसने बदले में कुछ भी नहीं लिया था। खजाना हासिल करने के लिए तुम्हें भविष्य सूचक संकेतों का अनुसरण करना होगा। परमेश्वर ने हर किसी के लिए एक मार्ग तैयार किया हुआ है। तुम्हें सिर्फ उन भविष्य सूचक संकेतों को पढ़ना होगा जो उसने तुम्हारे लिए छोड़े हुए हैं। लड़का कोई जवाब दे पाता इसके पहले ही एक तितली उसके और बूढ़े के बीच आकर फड़फड़ाने लगी। उसे एक बात याद आई जो एक बार उसके दादा ने उससे कही थी, तितलियां भविष्य की सूचना देने वाला एक अच्छा संकेत होती हैं, झींगुरों की तरह और उम्मीदों की तरह, छिपकलियों की तरह और 4 पत्तों वाली घास की तरह। यह सही है, बूढ़े ने लड़के के विचारों को पढ़ते हुए कहा। ठीक उसी तरह जिस तरह तुम्हारे दादा ने तुम्हें सिखाया था। ये अच्छे भविष्य सूचक संकेत होते हैं। बूढ़े ने अपना लबादा खोला और लड़के ने वहां जो देखा उससे चकित रह गया। बूढ़े ने सोने का एक भारी कवच पहन रखा था जो बेशकीमती रत्नों से मढ़ा हुआ था। लड़के ने उस चौंधिया देने वाली चमक को याद किया जो उसने एक दिन पहले देखी थी। वह वास्तव में एक राजा था। उसने चोरों से बचने के लिए ही छद्मवेश धारण कर रखा होगा। ये लोग, बूढ़े ने कवच के बीच से एक काला और एक सफेद रत्न निकालकर उसे देते हुए कहा, इन्हें उरिम और थुम्मिम के नाम से जाना जाता है। काले का अर्थ है हाँ और सफेद का अर्थ है नहीं। जब तुम्हें भविष्य सूचक संकेतों को पढ़ने में मुश्किल पेश आएगी तो ये उनको पढ़ने में तुम्हारी मदद करेंगे। सवाल हमेशा इस तरह करना जिसका जवाब हाँ या नहीं में हो, लेकिन अगर मुमकिन हो तो अपने फैसले खुद ही लेना। खजाना पिरामिड पर है, यह बात तुम्हें मालूम ही है, लेकिन मुझे तुमसे 6 भेड़ों का भुगतान करने का आग्रह इसलिए करना पड़ा क्योंकि मैंने फैसला लेने में तुम्हारी मदद की थी। लड़के ने वे रत्न अपने थैले में रख लिए। उसके बाद से उसे अपने फैसले खुद लेने थे। हर चीज का सामना करते समय यह कभी मत भूलना कि वह वही एक चीज है और कुछ नहीं है। और भविष्य सूचक संकेतों की भाषा कभी मत भूलना। और हाँ, अपने गंतव्य का अनुसरण करना तब तक मत भूलना जब तक कि उस तक पहुंच न जाओ। लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक दुकानदार ने अपने बेटे को दुनिया के सबसे ज्ञानी पुरुष के पास जाकर सुख का रहस्य समझने को भेजा। वह लड़का 40 दिन तक रेगिस्तान में भटकता रहा और अंत में एक सुंदर किले पर पहुंचा जो एक पर्वत के शिखर पर बना हुआ था। वह ज्ञानी पुरुष उसी किले में रहता था। लेकिन जब हमारी कहानी के इस मुख्य किरदार ने किले के मुख्य कक्ष में प्रवेश किया तो वहां उसे कोई संतनुमा आदमी नहीं मिला, बल्कि उसने देखा कि वहां तरह तरह की गतिविधियां जारी थीं। व्यापारी आ जा रहे थे, लोग यहाँ वहाँ खड़े बातचीत कर रहे थे, एक छोटा सा ऑर्केस्ट्रा मध्यम संगीत बजा रहा था और एक मेज थी जिस पर दुनिया के सबसे स्वादिष्ट व्यंजनों से भरी थालें रखी हुई थीं। वह ज्ञानी पुरुष हर किसी से बात कर रहा था और लड़के को अपनी बारी आने के लिए 2 घंटे इंतजार करना पड़ा। ज्ञानी पुरुष ने पूरे ध्यान से लड़के की बात सुनी कि वह उसके पास क्यों आया था, लेकिन फिर उसने कहा कि ठीक इस वक्त उसके पास सुख का रहस्य समझाने का समय नहीं है। उसने लड़के को सुझाव दिया कि वह महल में घूम घाम कर 2 घंटे बाद उसके पास वापस आए। इस बीच मैं चाहता हूँ कि तुम एक काम करो, ज्ञानी पुरुष ने कहा, और लड़के को एक चम्मच पकड़ा दी जिसमें तेल की 2 बूंदें पड़ी हुई थीं। जिस दौरान तुम महल में घूमो, इस चम्मच को इस तरह थामे रखना कि इसका तेल छलकने न पाए। लड़का चम्मच पर अपनी निगाहें गड़ाए हुए महल की कई सीढ़ियां चढ़ने उतरने लगा।
2 घंटे बाद वह उस कमरे में लौटा जहां वह ज्ञानी पुरुष था। क्या तुमने मेरे भोजन कक्ष में टंगे चित्रों से सजे हुए फारसी पर्दे देखे? क्या तुमने मेरा वह बगीचा देखा जिसे बनाने में उस्ताद माली को 10 साल लग गए थे? क्या तुमने मेरे पुस्तकालय में रखे चर्मपत्र के खूबसूरत ग्रंथों की ओर ध्यान दिया? लड़का शर्मिंदा हुआ और उसने स्वीकार किया कि उसका ध्यान उनमें से किसी चीज की ओर नहीं गया था। उसे तो पूरे समय इस बात की फिक्र बनी रही थी कि ज्ञानी पुरुष ने जो चम्मच उसे सौंपी हुई थी उसका तेल छलकने न पाए। तब फिर वापस जाओ और मेरी दुनिया के चमत्कारों को ध्यान से देखो, ज्ञानी पुरुष ने कहा। अगर तुम किसी आदमी के मकान को ही नहीं जानते तो तुम उस आदमी पर भरोसा नहीं कर सकते। लड़के ने राहत की सांस ली, चम्मच उठाई और वापस राजमहल की छानबीन के लिए लौट पड़ा। इस बार उसने छतों और दीवारों की सारी कलात्मक सजावटों को ध्यान से देखा। उसने सारे बाग देखे, अपने चारों ओर खड़ी पहाड़ियां देखीं और उस नफासत पर ध्यान दिया जिसके साथ हर चीज का चुनाव किया गया था। वापस लौटने पर उसने ज्ञानी पुरुष को उस सब कुछ के बारे में विस्तार से बताया जो उसने देखा था। लेकिन तेल की वे बूंदें कहाँ हैं जो मैंने तुम्हें सौंपी थी? ज्ञानी पुरुष ने पूछा। जब लड़के ने सिर झुकाकर हाथ में थमी चम्मच की ओर देखा तो पाया कि उसका तेल नदारद था। खैर, मैं तुम्हें एक ही सलाह दे सकता हूँ, ज्ञानियों के ज्ञानी उस पुरुष ने कहा। सुख का रहस्य यह है कि दुनिया के सारे आश्चर्यों को देखो और चम्मच में रखी तेल की बूंदों को कभी मत भूलो। गडरिये ने कुछ नहीं कहा। वह बूढ़े राजा द्वारा सुनाई कहानी को समझ गया था। एक गडरिये को भले ही यात्राएं पसंद हों, लेकिन उसे अपनी भेड़ों के बारे में कभी नहीं भूलना चाहिए। बूढ़े ने लड़के की ओर देखा और अपने दोनों हाथों से उसके सिर के ऊपर कुछ विचित्र से संकेत किए। फिर वह अपनी भेड़ों को लेकर वहां से चला गया। टेरिफा के सबसे ऊंचे शिखर पर एक पुराना किला है जिसका निर्माण मूरों ने किया था। उसकी बुर्जों पर खड़े होकर आप अफ्रीका की एक झलक पा सकते हैं। सलेम का राजा मेल्कीजेडेक उस अपराहन बुर्ज पर बैठा हुआ अपने चेहरे पर यूवेंटर का स्पर्श महसूस कर रहा था। भेड़ें आसपास बेचैन भटक रही थीं। वे अपने नए मालिक के साथ असहज महसूस कर रही थीं और इस बहुत ज्यादा बदलाव की वजह से उत्तेजित थीं। वे सिर्फ भोजन और पानी चाहती थीं। मेल्कीजेडेक एक छोटे जहाज को देख रहा था जो बंदरगाह से बाहर निकल रहा था। अब वह उस लड़के से कभी नहीं मिलेगा, ठीक उसी तरह जैसे वह अब्राहम से एक दहाई शुल्क लेने के बाद कभी नहीं मिला था। यही उसका धंधा था। देवताओं की कोई इच्छाएं नहीं होती होंगी क्योंकि उनके कोई प्रारब्ध नहीं होते, लेकिन सलेम का राजा बेतहाशा उम्मीद से भरा हुआ था कि वह लड़का कामयाब होगा। यह बहुत बुरी बात है कि वह बहुत जल्दी मेरा नाम भूल जाएगा, उसने सोचा। मुझे यह नाम उसके सामने बार बार दोहराना चाहिए था। फिर वह जब मेरे बारे में बात करता तो कहता कि वह मेल्कीजेडेक है, सलेम का राजा। उसने कुछ लज्जित से भाव से आसमान की ओर देखा और कहा, हे प्रभु, जैसा कि आपने कहा है, यह अहंकार की इंतहा है, लेकिन एक बूढ़े राजा का इतना हक तो बनता ही है कि वह कभी कभी खुद पर गर्व करे। अफ्रीका कितना अजीबोगरीब है, लड़के ने सोचा। वह एक बार में बैठा हुआ था जो बिल्कुल उन्हीं बारों जैसा था जिन्हें वह टेंजियर की संकरी सड़कों के किनारे देखता आया था। कुछ लोग एक विशाल हुक्का पी रहे थे जिसे वे एक दूसरे की ओर बढ़ाते जाते थे। कुछ ही घंटों के भीतर उसने हाथ में हाथ डाले मर्दों और नकाब से ढके चेहरों वाली औरतों को आते जाते देख लिया था, और उन मौलवियों को भी जो मीनारों पर चढ़कर अजान देते थे, और उस दौरान हर कोई घुटनों के बल बैठकर अपने माथे जमीन पर टिका देता था। यह विधर्मियों का रिवाज है, उसने मन ही मन कहा। अपने बचपन में उसने गिरजाघर में हमेशा सफेद घोड़े पर सवार सेंट सेंटियागो माटामोरोस की छवि देखी थी, जिनकी बकल में नंगी तलवार लटकती रहती थी,
और घुटनों पर झुके ऐसे ही लोगों की आकृतियां होती थीं। वह अंदर ही अंदर बीमार और बुरी तरह अकेला महसूस करने लगा। उन विधर्मियों को देखकर लगता था जैसे उनके भीतर कोई पाप छिपा हुआ हो। इसके अलावा यात्रा की हड़बड़ी में वह एक बात भूल ही गया था, सिर्फ एक बात जो उसे उसके खजाने से लंबे अरसे तक दूर रख सकती थी। इस मुल्क में सिर्फ अरबी ही बोली जाती थी। शराब घर का मालिक उसके पास आया और लड़के ने उस पेय की ओर इशारा किया जो उसके बकल की मेज पर पेश किया गया था, लेकिन उसे पता चला कि वह कोई कड़वी चाय थी। वह तो वाइन पीना चाहता था, लेकिन फिलहाल उसे इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं थी। उसे जरूरत थी अपने खजाने की चिंता करने की और इस बात की कि वह उसे हासिल कैसे करे। भेड़ों की बिक्री से उसके बटुए में काफी पैसा आ चुका था और लड़का जानता था कि पैसा जादुई चीज होता है। जिसके पास पैसा होता है वह वाकई कभी अकेला नहीं पड़ता। बहुत लंबा समय नहीं लगेगा, बल्कि शायद कुछ ही दिनों में वह पिरामिडों पर होगा। सोने का कवच पहने एक बूढ़े आदमी ने महज 6 भेड़ों की खातिर उससे झूठ नहीं बोला होगा। उस बूढ़े ने संकेतों और भविष्य सूचक संकेतों की बात कही थी और जब लड़का खाड़ी को पार कर रहा था तो उसने भविष्य सूचक संकेतों के बारे में सोचा था। हाँ, बूढ़े को पता था कि वह किस बारे में बात कर रहा था। जो समय उसने एंडालुसिया के मैदानों में गुजारा था, उस दौरान उसने यह सीख लिया था कि जमीन और आसमान को गौर से देखते हुए उसे कौन सा रास्ता पकड़ना चाहिए। उसने पता लगा लिया था कि एक कांस पक्षी की मौजूदगी का मतलब है कि आसपास कोई सांप है और एक कांस तरह की झाड़ी उस इलाके में पानी की मौजूदगी का संकेत है। यह बात उसे भेड़ों ने सिखाई थी। अगर परमेश्वर भेड़ों को इतनी अच्छी तरह राह दिखाता है तो वह इंसान को भी राह दिखाएगा, उसने सोचा, और यह सोचते हुए उसने बेहतर महसूस किया। अब वह चाय उतनी कड़वी नहीं लग रही थी। तुम कौन हो? उसने सुना कि कोई स्पेनिश में उससे पूछ रहा था। लड़के ने राहत की सांस ली। वह भविष्य सूचक संकेतों के बारे में सोच रहा था और कोई व्यक्ति प्रकट हो गया था। तुम्हें स्पेनिश कैसे आती है? उसने पूछा। यह नया आगंतुक पश्चिमी वेशभूषा पहने एक नौजवान था, लेकिन चमड़ी के रंग से वह इसी शहर का लगता था। वह करीब करीब लड़के की ही उम्र का था और उसके जितना ही लंबा था। यहाँ लगभग हर कोई स्पेनिश बोलता है। हम स्पेन से सिर्फ 2 घंटे की दूरी पर ही तो हैं। बैठो, मैं तुम्हारी कुछ खातिरदारी करना चाहता हूँ, लड़के ने कहा, और मुझे एक गिलास वाइन लाने को कहो। मुझे इस चाय से नफरत है। इस मुल्क में वाइन नहीं मिलती, नौजवान ने कहा। यहाँ मजहब उसकी इजाजत नहीं देता, लड़के ने उससे कहा। मुझे पिरामिडों पर जाना है। उसके मुंह से खजाने वाली बात निकलने ही वाली थी, लेकिन फिर उसने उस बारे में न बोलना ही ठीक समझा। उसने सोचा कि अगर मैं इस अरबी को यह बात बता दूंगा तो हो सकता है यह मुझे वहां पहुंचाने के बदले मुझसे उस खजाने का एक हिस्सा मांगने लगे। उसे बूढ़े की कही वह बात याद आई, ऐसी चीज देने का वादा नहीं करना चाहिए जो तुम्हारे पास अभी है ही नहीं। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे वहां ले चलो। गाइड के रूप में तुम्हारी इस मदद के बदले मैं तुम्हारा मेहनताना देने को तैयार हूँ। तुम्हें कोई अंदाजा है कि वहाँ कैसे जाना होता है? उस नवागंतुक ने पूछा। लड़के ने ध्यान दिया कि बार का मालिक पास ही खड़ा हुआ था और बड़े ध्यान से उनकी बातचीत सुन रहा था। उस आदमी की मौजूदगी से उसे असहजता महसूस हुई, लेकिन अब जबकि उसे एक गाइड मिल गया था, वह इस मौके को गंवाना नहीं चाहता था। तुम्हें सहारा का पूरा रेगिस्तान पार करना होगा, नौजवान ने कहा, और इसके लिए तुम्हें पैसे की जरूरत होगी। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या तुम्हारे पास पर्याप्त पैसा है? लड़के को यह सवाल विचित्र सा लगा, लेकिन लड़के को बूढ़े की कही बात पर भरोसा था।
जिसने कहा था कि जब तुम वाकई कुछ चाहते हो तो पूरा संसार हमेशा एकजुट होकर तुम्हारे पक्ष में योजना बनाने लगता है। उसने अपने बटुए से पैसा निकाला और नौजवान को दिखाया। बार का मालिक भी पास आकर देखने लगा। उन दोनों आदमियों ने आपस में अरबी में कुछ कहा, जिससे बार का मालिक कुछ चिढ़ा हुआ सा दिखाई दिया। हम यहाँ से बाहर चलते हैं, नवागंतुक ने कहा। वह चाहता है हम जाएं, लड़के ने राहत की सांस ली। वह बिल का भुगतान करने खड़ा हुआ, लेकिन बार मालिक ने उसे पकड़ लिया और नाराज होता हुआ उस पर बरस पड़ा। लड़का हट्टा कट्टा था और वह उसका मुंहतोड़ जवाब देना चाहता था, लेकिन फिर यह सोचकर उसने इरादा बदल दिया कि वह एक पराये मुल्क में था। उसके नए दोस्त ने मालिक को परे धकेल दिया और लड़के का हाथ खींचता हुआ उसे बाहर ले आया। वह तुम्हारा पैसा हड़पना चाहता था, उसने कहा। टेंजियर अफ्रीका की बाकी जगहों जैसा नहीं है। यह बंदरगाह है और हर बंदरगाह के अपने चोर होते हैं। लड़के के मन में अपने इस नए दोस्त पर भरोसा जागा। उसने एक खतरनाक स्थिति से बाहर निकलने में उसकी मदद की थी। उसने अपने पैसे निकाले और उनको गिना। हम कल तक पिरामिडों पर पहुंच सकते हैं, नौजवान ने पैसे लेते हुए कहा। लेकिन इसके पहले मुझे 2 ऊंट खरीदने होंगे। वे टेंजियर की संकरी गलियों में चल पड़े। हर कहीं तरह तरह के सामान की छोटी छोटी दुकानें लगी हुई थीं। वे एक विशाल चौक के बीच पहुंचे जहां बाजार लगा हुआ था। वहां हजारों की तादाद में लोग आपस में बहस कर रहे थे, सामान खरीद और बेच रहे थे। चाकू-छुरों के बीच सब्जियां बिक रही थीं। तंबाकू के साथ साथ बेचे जाने के लिए कालीन प्रदर्शित थे। लेकिन लड़का पूरे समय अपनी आंखें अपने नए दोस्त पर जमाए हुए था। आखिरकार उसका सारा पैसा उसी के पास था। पहले तो उसके मन में आया था कि उससे पैसा वापस मांग ले, लेकिन फिर उसे लगा कि यह दोस्ताना रवैया नहीं होगा। इससे आगे की कहानी अगले भाग में है। और मजेदार कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।